गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने आप लोगों को बेसिक्स टर्म्स जितनी भी थी वो आपसे डिस्कस कर ली है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट्स है आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेरीज। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इसे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, हर एक में आप यही चीज आप लिख देंगे। यहां पर डेफिनेशन इसकी मैंने लिख दी है कि अकाउंटिंग क्या होती है। डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इन सब के लिए एक कोड मैंने लिख दिया यहां पर ऑलरेडी। वो कोड क्या आ जाएगा? IMRCSAC। तो इस कोड से जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि आई से पहला स्टेप आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। हमें आइडेंटिफाई करना होगा जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चलो यहां पर हम ले लेते हैं कि एक मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको अकाउंटेंट अपॉइंट कर लिया। जितनी भी ट्रांजैक्शंस वो कर रहे हैं, जो भी पैसा वो खर्च कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये खर्चे हमने किए। ए ने गुड्स खरीदी, आपको बता दिया। ए ने उनमें से कुछ गुड्स बेच दी। ए ने अपने घर के पैसों से, अपने पर्सनल पैसों से, बिजनेस से नहीं लिए, अपने पैसों से घर के लिए एसी खरीदा, घर के लिए राशन डलवाया, बच्चों की फीस पे की, और भी कई खर्चे ए ने जो इनकर किए। तो बीइंग एन अकाउंटेंट, जब उन्होंने आपको अपॉइंट किया और कहा कि आप इन ट्रांजैक्शंस को लिखिए, तो बताइए आप कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को की एंट्री पास करेंगे, किन किन आइटम्स को आप लिखोगे। मैंने आप लोगों को ट्रांजैक्शंस जो बेसिक्स टर्म्स में बताया था, ट्रांजैक्शंस एंड बेसिक इवेंट्स में क्या मैंने बताया था कि हमने वही ट्रांजैक्शंस लेनी है विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उन आइटम्स को, उन ट्रांजैक्शंस को हम इग्नोर कर देंगे। तो यहां पर जो गुड्स खरीदी बिजनेस के लिए, दिस इज अ बिजनेस इवेंट, दिस इज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इसे हमने लिखना है, इसे हमें कंसिडर करना होगा। ए ने गुड्स बेची, अगेन दिस इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक इवेंट रिलेटेड विद द बिजनेस। दो आइटम्स होनी चाहिए थी। वन शुड बी, पहली क्या आ गई, इट शुड बी बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड रिलेटेड विद द, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसे भी हम लिख देंगे। ए ने अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए अपने पैसों से एसी खरीदा। क्या ये ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे यहां पर? हम जब अपने अकाउंट्स बनाएंगे, जब एंट्री करेंगे अकाउंटिंग में क्या इसे हम नोट करेंगे? ये जो ट्रांजैक्शन आ जाएगी इसे हम नोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ए ने घर पर जो मेड काम करती है उसको सैलरी पे की, ये उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए इसे इग्नोर कर देंगे। हां, जो मेड ऑफिस में काम करती है उसे जब सैलरी पे की जाएगी, उसे जब पैसा पे किया जाएगा, तो वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, उसे हम लिख देंगे। सो व्हाट इट मीन्स, जो हमारा पहला स्टेप क्या जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन का जो पहला पॉइंट है, वो क्या पॉइंट आ जाएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। हमें सबसे पहले क्या करना होगा?
वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ही हमने लेना है और जो भी ट्रांजैक्शंस है उन्हें हमने कंसिडर नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप एम से क्या आ जाएगा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड एक्सक्यूज मी मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। जितनी भी ट्रांजैक्शंस अभी हमने आइडेंटिफाई कर ली, हमने गुड्स बेची, हमने गुड्स खरीदी, मैंने 5 बॉक्सेस खरीदे, मैंने 10 यूनिट्स बेचे, जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी अब उन्हें हमें मेजर करना है, उन्हें हमने प्रेजेंट करना है, शो करना है इन मॉनेटरी टर्म्स। सो ओनली दोज आइटम्स, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस will be written, will be taken into accountancy, accounts में उन्हीं को लेंगे which can be expressed in terms of money, which can be measured in terms of money। मैंने 10 यूनिट्स खरीदे, अरे खरीदे हैं, बहुत अच्छी बात है खरीदे हैं, बट कितने के खरीदे? जब हम उसे अपने ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे तब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ठीक है खरीदे हैं, 10 यूनिट्स खरीदे हैं, पर कितने के खरीदे, क्या वैल्यू है, हमें उसकी वैल्यू लिखनी है। हमें क्या लिखनी है? वैल्यू लिखनी है। तो वैल्यू क्या होगी, हमें उसको फाइंड आउट करना होगा। तो वो ट्रांजैक्शंस या वो आइटम्स, चाहे वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट अगर हम उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, उन्हें हम अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मेरी जो मैनेजमेंट है, मेरे जो वर्कर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, दे आर वेरी वेरी गुड, दे आर एक्सपर्ट इन द वर्क। और जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बाकी मेरे कंपटीटर से बहुत अच्छी है। मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका टीचिंग स्टाइल, उनके पढ़ाने का तरीका बाकियों से बहुत अच्छा है, दैट इज व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स। क्या मैं अपने जो मेरे कोलीग्स हैं, मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरा स्टाफ है, क्या उनकी क्वालिटीज को मैं अकाउंट्स में एग्जिबिट शो कर सकता हूं? इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड। तो इवन दो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट उसे हम नहीं लिख सकते, नहीं लिख पाएंगे। तो 2 हमने पॉइंट्स पढ़ लिए, आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, एंड द नेक्स्ट वन मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। जितनी भी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस है उन सब ट्रांजैक्शंस को अब हमने मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, और इनको हम शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आर से आ जाता है, रिकॉर्डिंग। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में। डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। तो आई से सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमें वो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी है विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस, और इन ट्रांजैक्शंस में से जिनको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को शो करेंगे। थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग। थर्ड इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब आ जाएगा बुक्स में लिखना। आइडेंटिफाई किया, मेजर किया कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की और इसकी वैल्यू 5,000 रुपीज की है। इसके बाद इन ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल, जो एंट्रीज की बुक्स होंगी, उनमें रिकॉर्ड करेंगे, उनमें हम लिखेंगे। तो जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री उसे हम जर्नल कहते हैं। तो इन सब को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। किस में रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में करेंगे, विच कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स। तो उनमें आगे हम सब इनको क्या करेंगे? सब डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या आ गया, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस थी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने की, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद
उसको मेजर करने के बाद उसको हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी जो हमारी जर्नल होंगी, और जर्नल को हम क्या कहते हैं? दीज आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यूज में जो पूछा जाता है या फिर आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में 1 मार्क में या किसी में भी आ जाता है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज क्या होती हैं। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में हमारे पास जर्नल आ जाती है। तो रिकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप आ जाता है। इसके बाद जो एप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन आइटम्स को हमने रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है आर के बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सी मीन्स क्लासिफाइंग। अब हमें क्या करना होगा? क्लासिफाई करना होगा। तो नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। फाइन का मतलब आ गया कि पोस्टिंग इन द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट। जितनी भी परचेजेज हैं उन सब परचेजेस को परचेजेस में ही लिखना, जितनी भी सेल्स हैं उन सबको सेल्स में लिखना। एक ही जगह सिमिलर नेचर के आइटम्स को एक ही अकाउंट में हमें क्लासिफाई करना। तो जो क्लासिफाइंग का प्रोसेस कैसे क्लासिफाई किया जाता है ये हम लेटर स्टेजेस में, लेटर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट उसके लिए जो की वर्ड आ जाएगा कि इस प्रोसेस में को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग में क्या आ जाएगा? क्लासिफिकेशन होती है। एक तरह की ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी उन्हें एक ही अकाउंट के अंडर लिखा जाता है। तो क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेप हमारे पास समराइजिंग। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? समराइजिंग। तो समराइजिंग का मतलब क्या जाता है? SUMMARISING। समराइजिंग आ गया। समराइजिंग का मतलब क्या जाएगा कि हमने जितना भी क्लासिफाइड डेटा था उसको इस प्रकार से प्रेजेंट करना है कि वो हमें आसानी से समझ आ जाए। सो प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल, वो हर एक को आसानी से समझ आ जाए। तो हमने जैसे बनाया परचेज बुक बनाई थी, ठीक है। तो परचेज बुक में जितनी भी परचेज से रिलेटेड आइटम्स हमने लिख दी, 1 2 जितनी भी आइटम्स हमने परचेज से रिलेटेड यहां पर लिख दी थी, अभी बताया मैंने। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी हमने यहां पर ले ली। अब क्या किया जाता है समराइजिंग में? समराइजिंग का मतलब क्या जाता है कि या जैसे आप कोई लेक्चर पढ़ते हैं, आपने कोई कहानी पढ़ी तो आप कहते हैं कि बताओ, इतना टाइम नहीं है कि इतना हम वेस्ट नहीं टाइम कर सकते, बताओ इसकी समरी क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, क्रक्स क्या है, तो शॉर्ट में हमें बताइए। तो हम भी वैसे ही कि शॉर्ट में बताओ, समरी बताओ कि टोटल जितनी भी परचेजेस थी तो आप हमें बताइए एग्रीगेट परचेजेस कितनी है। आप हमें क्या बताइए? एग्रीगेट परचेजेस कितनी है। तो जो एग्रीगेट परचेजेस जो बताई जाएगी वो समराइजिंग के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी? समराइजिंग के माध्यम से होगी कि टोटल जो एग्रीगेट परचेजेस हमारी है वो 1 लाख है। एग्रीगेट सेल्स, जो टोटल सेल्स हमारी जो है वो हमारी 1,50,000 है। समराइजिंग में क्या जाता है? 3 प्रकार की स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या आ जाएंगी? एक इसमें जो हम बनाते हैं दैट इज ट्रायल बैलेंस। 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट में फर्स्ट आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस, और इन केस ऑफ कंपनीज हम वर्ड यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट। ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हमें बनानी पड़ती है समराइजिंग के अंडर, तो ये तीनों अलग अलग चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, लेटर पार्ट में हम पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, इसे फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी होगी। तो समराइजिंग भी हो गया अब हमारा। नेक्स्ट आ जाएगा जो हमारे पास स्टेप आ गया, दैट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जो नेक्स्ट क्या आ गया, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप जो था वो आ जाता था आइडेंटिफिकेशन। हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। एम मीन्स मेजर करना है, जिन्हें मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी को शो करना है। आर से रिकॉर्ड करना है बुक्स में। तो रिकॉर्डिंग किस प्रकार से की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, और वो उसको आगे हम सब डिवाइड कर सकते हैं। कैश बुक है, सब्सिडरी बुक्स आ जाती हैं, तो उसके माध्यम से में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासीफाई करना। क्लासीफाइंग का मतलब क्या जाता है, क्लासीफाई का मतलब आ जाता है एक प्रकार की, एक नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, आइटम्स हैं, उनको एक ही जगह पर लिखना है। जैसे हमारी जितनी भी परचेज के आइटम्स होंगी, परचेज की एंट्रीज होंगी, उन सबको हम परचेज के अंडर एक हम बुक बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे, उसमें जितनी परचेज से रिलेटेड आइटम्स होंगी वो एक ही जगह आ जाएंगी। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सेल्स में, रेंट से रिलेटेड होंगी रेंट जो अकाउंट बनाएंगे। तो एक लेजर अकाउंट, एक हेड बनाया जाता है, उस हेड में उस अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो वहीं पर ही हमें क्लासिफाई करना होता है। तो नेक्स्ट वन इज समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या जाता है कि समराइज करना, शॉर्ट में क्रक्स क्या है, इसका निचोड़ क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकला है। हमें जितना भी क्लासिफाइड, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, हमने प्रेजेंट करना है क्लासिफाइड डेटा को इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर। अंडरस्टैंडेबल मैनर में हमने उसे प्रेजेंट करना होगा। और इस प्रोसेस में हमें तीन फिनेंशियल जो हमारे पास जो हमें स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, पहली आ जाती है हमारे पास ट्रायल बैलेंस, दूसरी आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट एंड नेक्स्ट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज करना क्या आ जाएगा, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। और जो मेन काम जो शुरू होता है, मेन वर्क यहीं से शुरू होता है, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। एनालाइज का मतलब क्या आ जाएगा कि इस समय तक तो एग्जैक्ट पिक्चर क्या है, जो भी एग्जैक्ट पिक्चर थी वो अब हमारे पास सामने आ गई। कितना हमारा प्रॉफिट है, क्या लॉस है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा प्रॉफिट की पिक्चर बता रहा है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया। बैलेंस शीट से पता चलता है कि हमारी एक ऑन ए पर्टिकुलर डेट को क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में क्या जाता है, सोच विचार करना। मैनेजमेंट के लोग बैठेंगे, सीए का काम शुरू हो जाएगा। अब वो हमारा जो डेटा है, हमारा जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, सोच विचार करेंगे, आत्म मंथन करेंगे कि भाई हमें कहां कहां पर और इम्प्रूव करना है, क्या क्या चीजें हमारे फेवर में थी और हमें क्या स्ट्रैटेजीज, क्या प्लानिंग करनी होगी फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए जो भी काम, जो भी प्लानिंग, एवरीथिंग विल बी डेल्ट इन, वो सब कहां पर होगा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन के स्टेप में। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। अब ये कम्युनिकेटिंग क्या आ जाएगा, कम्युनिकेटिंग में हमारे पास सारा डेटा हमारे सामने, सब डेटा प्रेजेंट है, सब डेटा हमारे सामने पड़ा हुआ है। अब इस डेटा को हम अपने यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। हमें यूजर्स के साथ शेयर करना होगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमने कितना प्रॉफिट कमाया, हमारी कितनी ग्रोथ हुई है, हमारी कितनी सेल है। तो दैट इज शेयर्ड विद द, कम्युनिकेटेड विद द यूजर्स।
दो प्रकार के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो लेटर पार्ट ऑफ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में। तो इसमें क्या जाएगा कि जो भी डेटा हमारे पास आया उसको अब हमने कम्युनिकेट करना होगा। अब देखते हैं कि बड़ी बड़ी फर्म्स जो होंगी, बैंक्स होते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी उनका प्रॉफिट का रिजल्ट होता है वो उसे शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है, उनकी वेबसाइट में आ जाता है कि हमारी ग्रोथ इतनी थी, हमने पिछले क्वार्टर में इतना प्रॉफिट कमाया था, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इतना प्रॉफिट था और करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रॉफिट कितना है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज, ये जितना भी काम जो होता है वो किस में आ जाता है, कम्युनिकेटिंग के में आ जाता है। तो हमने जो अकाउंटिंग प्रोसेस या इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वो आज सारा कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या जाती है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, जो फर्स्ट स्टेप आ गया, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमने कम्युनिकेट करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ये कोड जो मैंने लिखा IMRCSAC आप ये याद कर लिए। I से आइडेंटिफाइंग, उसके बाद M से मेजरिंग, नेक्स्ट इज R से रिकॉर्डिंग, C से क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट जो आ जाएगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी हम कह सकते हैं। अब जैसे बाहर जाते हैं डोसा खाने के लिए गए हैं तो कई टाइप्स का डोसा आपको मिलता है। प्लेन डोसा है, मसाला डोसा है, अनियन डोसा है, तो अलग अलग प्रकार से। तो वैसे ही जो अकाउंट्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं, ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी हमारे पास, जो मैंने यहां पर लिखी है वो आ जाती है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या जाता है हमारे पास? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई, कॉस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या जाता है कि इसका काम क्या जाता है कि टू असेस, टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो इस अकाउंटिंग में क्या देखते हैं हम? प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस का, एंटरप्राइज का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, उसे फाइंड किया जाता है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है, ब्रांचेस है अकाउंटिंग की। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो उनमें कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज होता है ज़्यादा। इसमें जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट की लागत क्या है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसे फाइंड आउट किया जाता है। और जब तक हमें कॉस्ट नहीं पता होगी बाकी की कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं अगर ये मार्कर बना रहा हूं, मेरे को इसकी कॉस्ट ही नहीं पता होगी, मेरे को अगर इसकी कॉस्ट ही पता नहीं होगी तो मैं इसको कैसे, मैं इसका प्राइस कैसे फिक्स कर सकता हूं? एग्जाम्पल में आप नैनो गाड़ी की एग्जाम्पल लेते हैं। तो रतन टाटा जी ने ये बोला था कि मैं एक गाड़ी बनाऊंगा और वो गाड़ी ऐसी होगी कि जो कॉमन मिडिल मैन, लोअर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो 4 व्हीलर अफोर्ड अभी नहीं कर पाते हैं, वो भी यूज कर सके। उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने कोई प्राइस टैग उसके लिए नहीं बोला था कि मैं 1 लाख की, तो वो तो मीडिया के कुछ लोगों ने या कोई भी कारण से तो एक हाइप बना दी, 1 लाख या लाख टका की कार बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि टुक इट एज ए चैलेंज कि मेरे पास बेचनी कितने की है, 1 लाख की बेचनी है। वो एक पहले आ गया। अब मेरा जो काम है उल्टा रिवर्स आ गया कि मेरे को जो प्रोडक्ट बनाना है उसकी कॉस्ट 1 लाख से कम रखनी होगी। तो किसका यूज हुआ होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। कि मेरे को अगर ये पेन बनाना है, मेरा कंपटीटर भी ये पेन बना रहा है, मेरा कंपटीटर ये पेन बेचता है 20 रुपए का, कमा भी रहा होगा तभी 20 रुपए का बेच रहा है,
तो मेरे को जब ये पेन बनाना होगा, बेचना होगा, तो मेरी कॉस्ट 20 रुपए से कम होनी चाहिए। अगर मेरी कॉस्ट 21 रुपए आ रही है तो मैं कितने का बेचूंगा? अगर 21 का भी बेचूंगा, कोई फायदा नहीं कमा रहा, तभी मेरा ये प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मेरा कंपटीटर 20 का बेच रहा है। मैं बोलूंगा कि मेरी कॉस्ट 21 है, मैं तो कमा भी नहीं रहा, तो वो कहते हैं कि भैया आपकी कॉस्टिंग में कुछ गड़बड़ है, उसको देखो, अपनी कॉस्ट को कम करो। तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग यूज हो जाती है। आप मार्केट में कपड़े के लिए, कपड़ा आपने लिया, आपने सूट देखा दुकानदार से, दुकानदार ने कहा कि 2000 का सूट है, आप कहते हो कि भाई 1000 का सूट दे दो। दुकानदार कहता है कि बहन जी अपनी लागत, मेरे को जिसकी कॉस्ट पड़ी है वो 1500 रुपए का मेरे को सूट अपने घर पड़ा है, दैट मीन्स मेरी कॉस्टिंग 1500 है, मैं 1500 से कम क्या, मेरे कमाना भी है, मेरे को 200 रुपए नहीं कमाऊंगा तो क्या 1700 का बेच सकता हूं, उसके कम नहीं, अपनी लागत से कम नहीं बेच सकता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या आ गया? हमें जो प्रोडक्ट बेचना होगा हमें उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से होता है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये मैनेजमेंट के लोगों के लिए होगी। जो पर्सन मैनेजमेंट में हैं उनके मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए होंगे। तो जो डिसीजन मेकिंग कि कैसे डिसीजन लिया जाएगा, किस चीज़ों को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाएगा, तो उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, लागत क्या है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैनेजमेंट के, तो वहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी मदद करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक लिखा, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। अकाउंटिंग इज ब्रॉडर कंसेप्ट, अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, वेयर एज बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। मैंने जो टर्म आपको लिख कर दी थी IMR CSAC, इसमें से आप जो पहले चार हैं जो मैंने इधर लिख दिए, इनको आप जो लिख देंगे, इट इज द वर्क ऑफ द बुक कीपिंग। और जो टोटल जब लिखेंगे तो टोटल काम किसका आ जाएगा? अकाउंटिंग का आ जाएगा। तो जो पहले चार हैं तो दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या आ जाएगा कि इट इज अ क्लरिकल वर्क, इसमें क्लर्क्स का काम आ जाएगा। और जो अकाउंटिंग है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके लिए कौन आ जाएंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएंगे, ये स्पेशलाइज्ड पर्सन आ जाएंगे। बुक कीपिंग जो आ गया जूनियर स्टाफ के लिए आ जाएगा, और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ का काम है। बुक कीपिंग वही रूटीन काम है, वही घिसा पिटा वही काम लग रहे हैं, कर रहे हैं। बट अकाउंटिंग इज अ डायनेमिक वर्क, ये एक डायनेमिक काम है, ये एक एनालिटिकल वर्क है। बट बुक कीपिंग वही बोरिंग घिसा पिटा रूटीन का काम आ जाएगा। तो जैसे अब आपने ये कॉमर्स स्ट्रीम ली है, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो आपके लिए अकाउंटिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आम कोई पर्सन भी, लेमैन भी जो रेडी चलाता है वो भी तो हिसाब किताब अपना रख लेता है, सिंपल लिख लेता है कि मैंने इतने का सामान खरीदा और मैंने इतने का बेचा। शाम को वो क्या करता है, उसने अकाउंट्स कुछ नहीं पढ़ा। रेडी वाला भी शाम को हिसाब लगा लेता है कि मैंने कितने पैसे कमाए, मैंने 500 रुपए का, मैंने 1500 रुपए का मैंने फ्रूट खरीदा था और मैंने 2200 रुपए का फ्रूट बेच दिया, जितना भी था शाम तक, तो कितने पैसे कमाए? 700 रुपया मैंने आज कमा लिया। तो ये जो छोटा मोटा जो लिखेगा, खरीदा इतने का सामान, खरीदा इतने का बेचा, दैट इज बुक कीपिंग। तो इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत नहीं है। वेयरएज अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत होती है, अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत होगी।